हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम सीए इंटर नवंबर 2019 में आए क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। यहां पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम में वर्किंग नोट बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं तो कितने बनाने हैं, एग्जाम में प्रेजेंटेशन क्या हो, एग्जाम में पेपर को कैसे मैनेज करें, तो आपको सारी बातें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो सीरीज के अंदर। लेक्चर नंबर 1, एपिसोड नंबर 1 हम ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं और आज है एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 में था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा, तब भी आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप इस यूट्यूब सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं, तब तो आपको बताने की बात ही नहीं है, आप देख सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो पढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2A। ये क्वेश्चन नंबर 2A कहां से है जी? तो नवंबर 2019 में सीए इंटर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था ना, ये वही क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2A। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने एपिसोड नंबर 1 के अंदर कि सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स रीडिंग टेक्निक। सबसे पहले पढ़ो रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद आइडिया लगाओ और फिर पढ़ो क्वेश्चन को। इससे दो बातें होंगी। नंबर 1, आपको पता पड़ जाएगा कि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है क्या। अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, आपने चैप्टर को छोड़ा हुआ है किसी कारणवश, तो फिर इस क्वेश्चन के ऊपर समय वेस्ट ना करें, आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो जैसे ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आप पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। प्लस आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, इस क्वेश्चन को मैं कर लूंगा, जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि किस सीक्वेंस के अंदर आपको क्वेश्चन को करना है। सीक्वेंस बहुत जरूरी है। सबसे पहले हो सके तो वो क्वेश्चन करें जो 5-5 नंबर के आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। शुरुआत में करें थ्योरी के क्वेश्चंस, लेकिन हां, थ्योरी आपने प्रिपेयर की हो तभी। अगर लपेट रहे हैं तो शायद आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आपने थ्योरी पढ़ी है, आपको उसकी हेडिंग्स याद है, कीवर्ड्स याद है, अंदर भले ही मैटर आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कीवर्ड याद होने चाहिए, आपको उस कीवर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर आप थ्योरी को लिखो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपने थ्योरी को प्रिपेयर किया है, तो सबसे पहले थ्योरी वाला क्वेश्चन कर लो। उसके बाद वो क्वेश्चन करो जो छोटे नंबर का है, जो 5-5 नंबर का है, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर या तो 5 नंबर का आता है, या 8 नंबर का, या 10 नंबर का। ज्यादातर 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, फटाफट हो जाते हैं। तो अगर पहले 45 मिनट के अंदर एग्जाम शुरू हुआ, पहले 45 मिनट के अंदर आपने 40 नंबर को सिक्योर कर लिया ना, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा। आपको पता पड़ जाएगा कि कॉस्टिंग में आपकी एग्जाम्शन आने वाली है। तो ये सब बातें आपको यहां पे समझने को मिलेंगी। तो नवंबर 19 क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। ये रही जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन क्या बोलता है? कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ 5 रिटेल कस्टमर्स बाय यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। इनके शब्दों पे जरा मैं जोर देता हूं। सबसे पहले आया, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि हमें कस्टमर वाइज इनकम निकालनी है। इनके पास कितने कस्टमर लग रहे हैं यहां पढ़कर? इनके पास 5 कस्टमर हैं, गिनती के 5 कस्टमर। हां जी, गिनती के 5 कस्टमर हैं इनके पास, और ये हर कस्टमर का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। मतलब कस्टमर नंबर 1 से हमें कितना फायदा होता है, कस्टमर नंबर 2 से हमें कितना फायदा होता है, कस्टमर नंबर 3 से हमें कितना फायदा होता है, कस्टमर नंबर 4 से हमें कितना फायदा होता है, और कस्टमर नंबर 5 से हमें कितना फायदा होता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये क्या चक्कर है? तो ध्यान देना, अगर कोई कस्टमर आपको प्रॉफिट कमाकर नहीं दे रहा, कस्टमर इज नॉट योर एम्प्लॉय, बट कस्टमर अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो ऐसे कस्टमर का क्या फायदा? सर ऐसा हो सकता है कस्टमर प्रॉफिट ना दे, कस्टमर ने तो हमारा माल खरीदा तो प्रॉफिट तो हमारा हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो काम है ना कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालने का, ये काम आपका बैंक भी करता है जब आपको वो क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। भाई साहब, अपने सभी कस्टमर्स को 4 कैटेगरी में तोड़ देता है वो। गोल्ड कस्टमर, प्लेटिनम कस्टमर, आयरन कस्टमर, सिल्वर कस्टमर। क्यों? वो जानना चाहता है कि किस कस्टमर से हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अगर किसी कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट ये बैंक वाले कमाते हैं ना, तो उस कस्टमर की पूजा करते हैं। पूजा कैसे होगी? कस्टमर ने जैसे ही फोन किया क्रेडिट कार्ड में कोई दिक्कत आने के लिए, उसकी प्रॉब्लम तुरंत रिजॉल्व करेंगे। कस्टमर के बैंक में अगर 100 रुपए फालतू लग गए, बिना किसी बात के लग गए, एएमसी के नाम पे लग गए, उसको तुरंत रिवर्स कर देंगे। क्यों भाई? अरे कस्टमर प्रॉफिटेबल है। लेकिन एक ऐसा कस्टमर
जो पूरे साल में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक बार करता है, मगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को हर चौथे दिन फोन मिलाता है, उसकी जान खा जाता है। आपने तो ये कहा था, बैंक ने तो ये कहा था, फलाना ढिमकाना। ये कस्टमर हो सकता है कि बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद भी बैंक के लिए फायदेमंद नहीं हो। बात को समझना। अच्छा, फायदेमंद क्यों नहीं होगा ये कस्टमर? अरे भैया, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठा है ना बैंक के अंदर और सैलरी उठा रहा है, भाई साहब वो चार्ज पैसे लेता है, वो काम करने के, बात करने के पैसे लेता है वो। अगर 8 घंटे में वो 400 कॉल लेता है, तो मान लो 8 घंटे में दी जाने वाली सैलरी 400 कॉल के लिए है। निकाल लो कॉस्ट पर कॉल। अब सोचो, ये जो मिस्टर तिवारी है, जो बार बार फोन करते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को और उनकी जान खा जाते हैं, अगर एक दिन में एक बार कॉल करी, हर चौथे दिन कॉल करी, तो क्या लगता है आपको, बैंक के लिए फायदेमंद है ये? आंसर इज नो। तो ऐसे केस में बैंक उन कस्टमर्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है, उन कस्टमर को हाथ जोड़ के नमस्ते कर देता है कि देखो सर, हम आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे, आपका ये क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो रहा है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के पोर्शन को बढ़ गई, ये बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी के 5 कस्टमर हैं और हमें हर कस्टमर का प्रॉफिट अलग अलग निकालना है। हमें यह तय करना है कौन सा कस्टमर ज्यादा दिल के करीब है और कौन से कस्टमर से अगर कंपनी दूरी बना ले तो कंपनी के लिए फायदेमंद है। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ऐसा है। अगर कोई कस्टमर कंपनी को नुकसान देता है तो ऐसे कस्टमर को छोड़ देना अच्छी बात है। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आया, यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। क्या लग रहा है आपको? कॉस्ट ड्राइवर रेट्स किस चैप्टर में पढ़ोगे आपने? सोचो, कॉस्ट ड्राइवर रेट यानी कॉस्ट पर एक्टिविटी। ये पढ़ा है आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर में। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ के एक बात समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से है, मतलब खर्चों को एक्टिविटी के बेस पर कस्टमर 5 कस्टमर में बांटेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ लीजिए हमने। रिक्वायरमेंट नंबर 2, एग्जामिन द रिजल्ट टू गिव योर कमेंट्स ऑन कस्टमर डी इन कंपैरिजन टू कस्टमर सी एंड ऑन कस्टमर ई इन कंपैरिजन टू कस्टमर ए। यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालने के बाद हमें क्या करना है? थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है हमें कमेंट करके बताना है डी कस्टमर और सी कस्टमर को आपस में कंपेयर करते हुए कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कहां पर कंपनी को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। हाँ, ये बातें बतानी है। उसी प्रकार से ई और ए, इन दोनों को भी कंपेयर करना है। तो यहां पर कमेंट्स देने हैं, हमें इंग्लिश थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। तो यह है जी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम आराम से। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ने का बेनिफिट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, पढ़ते हैं जी, आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझते हुए पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। मेरा पर्पस है आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ताकि एग्जाम में डर ना लगे आपको। PQR लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 5 न्यू कस्टमर, यानी 5 नए कस्टमर आए इनके पास। अच्छा, इट बाइज सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स इन केसेस ऑफ ₹45 पर केस, यानी क्या खरीदते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स खरीदते हैं। एंड सेल्स देम टू रिटेल कस्टमर एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹54 पर केस, यानी 45 रुपए में तो खरीदते हैं और 54 रुपए में बेचते हैं। क्या लग रहा है आपको? कुछ प्रॉफिट निकल सकता है क्या यहां से? हाँ जी, निकल सकता है जी। आगे बढ़ते हैं। 45 रुपए क्या है आपका? कॉस्ट उस गुड्स को खरीदने की जिसे बेचना है। बेसिकली ये क्या है? आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट है कि नहीं है, इसे पहचानने से क्या इसके आंसर में फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है? पहचाने कि ना पहचाने, इससे क्या आपके आंसर में फर्क पड़ेगा? नहीं। आगे बढ़ते हैं। द डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर आर गिवन बिलो। भाई साहब, कस्टमर का नाम है A, B, C, D, E। सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ केसेस सोल्ड, यानी कि हमने इन्हें कितने केसेस सोल्ड करे। तो A को बेचे हैं 9,360 बक्से, B को बेचे हैं 14,200 बक्से, C को बेचे हैं 62,000 बॉक्स, D को बेचे हैं 38,000 बॉक्स और E को बेचे हैं 9,800 बॉक्स। कुल मिलाकर ये क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सिंपल सी बात है ना यार, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है जी ये। अच्छा, आगे पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन में दिया है लिस्ट सेलिंग प्राइस और इसी के नीचे दिया है एक्चुअल सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है? कस्टमर ने सबको क्या बोला पहले? 54 रुपए का है एक, 54 रुपए का है एक, 54 यानी 54 का एक। लेकिन हर कस्टमर ने क्या करवाया इनसे? डिस्काउंट। देखो, कस्टमर ए तो बड़ा सीधा निकला बेचारा,
हमने 54 रुपए का बोला और 54 रुपए का उसने खरीद लिया, कोई डिस्काउंट नहीं मांगा। बट कस्टमर बी ने बोला डिस्काउंट दो, तो हमने डिस्काउंट दिया और हमने उसे कितने का बेचा? 53 रुपए 40 पैसे पर यूनिट के हिसाब से, यानी बी ने डिस्काउंट मांग लिया है। सी को हमने बेचा 49 रुपए के डिस्काउंट से, 49 रुपए के प्राइस, मतलब हाई डिस्काउंट पे। देख रहे हो आप यहां पर कितना, बी ने बहुत ही कम डिस्काउंट लिया जबकि सी ने बहुत ज्यादा डिस्काउंट लिया। डी ने 50 रुपए 20 पैसे में खरीदा और ई ने 48 रुपए 60 पैसे में खरीदा। सिंपल सी बात है। ये क्या है आपका? एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अच्छा मुझे बताओ, मुझे निकालना है इनकम कस्टमर वाइज। सिंपल फॉर्मूला क्या है? टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। बेसिक सी बात है। अच्छा टोटल सेल्स कैसे आएगी? सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। क्या लिस्ट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल सेल निकालने के लिए? आंसर इज नो। हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस से। तो भाई इनकम निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल सेल्स माइनस करना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल सेल तो हमने निकाल ली। कैसे निकाल ली? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं जी, अभी पूरा आंसर मैं दिखाऊंगा आपको इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। देखो ए ने 30 परचेज ऑर्डर प्लेस किए, बी ने 50 परचेज ऑर्डर प्लेस किए। इसका मतलब पहले बताता हूं मतलब क्या होता है। जो क्वांटिटीज इन्होंने खरीदी है ना, वो एक बार में नहीं खरीदी। किसी ने 20 बार में खरीदी है, किसी ने 30 बार में, किसी ने 50 बार में। उसी को बोलते हैं परचेज ऑर्डर। जैसे मान लो आपको पूरे साल में 12 टूथपेस्ट के पैक चाहिए। कितने? 12। ब्रश करते हैं आप सुबह सुबह, तो क्या 12 के 12 एक बार में मंगा लोगे? नहीं, हर महीने एक मंगाओगे ना। तो कितने परचेज ऑर्डर? 12। तो 12 परचेज ऑर्डर हो गए आपके। यहां पे क्या है? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 30, ए ने 50, बी ने 60, सी ने, डी ने 50 और ई ने 60। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर विजिट। कस्टमर ने हमारी शॉप पर, हमारी फैक्ट्री में, हमारी दुकान में विजिट की है। ए 4 बार आया, बाकी काम फोन पर चल रहा है। बी 6 बार आया, सी 12 बार आया, डी 4 बार आया और ई 6 बार आया। यहां तक अभी हम इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या होगा आगे सोचेंगे। हम ये मानते हुए करेंगे एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं भैया हम। आगे नंबर ऑफ डिलीवरीज। इन्हें कितनी बार डिलीवरी करनी पड़ी, मतलब जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो हमने कितनी बार में उस माल को पहुंचा दिया। तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और नंबर ऑफ डिलीवरी क्या सेम होंगी? ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बुक्स प्रिंट करने वालों को बोला कि भैया 2000 बुक सेट प्रिंट कर दो। कितने? 2000। उसने एक बार में करे 1000, वो डिस्पैच कर दिए। फिर दूसरी बार में करे 1000, वो डिस्पैच कर दिया। अच्छा मेरा कितना परचेज ऑर्डर था? 1। उसकी नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी थी? 2। उसने 2 बार में डिस्पैच किया, तो ये वही है नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो ए में 20, बी में 60, सी में 120, डी में 80 और ई में 40। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर डिलीवरी, यानी एक बार माल पहुंचाने में कितना किलोमीटर गाड़ी को चलना पड़ता है। तो ए 40 किलोमीटर दूर है, बी 12 किलोमीटर दूर है, सी 10 किलोमीटर दूर है, डी 20 किलोमीटर दूर है और ई 60 किलोमीटर दूर है। बताओ सबसे पास कौन सा कस्टमर रहता है? सबसे पास रहता है सी। नंबर ऑफ एक्सपीडिएटेड डिलीवरीज, बेसिकली ये बोलते हैं क्विक डिलीवरी। इसे क्या बोलते हैं हम? क्विक डिलीवरी। क्विक बोले तो कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बोलता है भाई माल तुरंत सप्लाई करना, मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है तो तुरंत बना के भेजो, क्विक डिलीवरी। तो नंबर ऑफ क्विक डिलीवरी ए ने कभी नहीं करवाई, बी ने कभी नहीं करवाई, सी ने कभी नहीं करवाई, डी ने कभी नहीं करवाई, लेकिन ई ने 2 बार करवाया ऐसा। तो इंफॉर्मेशन पढ़ी अभी तक हमने। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स 5 एक्टिविटीज एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर आर, यानी कि जो खर्चे इस कंपनी के होते हैं हर एक्टिविटी पर, वो नीचे दिए गए हैं। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं और समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला है ऑर्डर टेकिंग एक्टिविटी। सबसे पहली क्या है? ऑर्डर टेकिंग एक्टिविटी। और कितना खर्चा आता है? 200 रुपए पर परचेज ऑर्डर। क्या समझे? इसका मतलब है जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करता है तो एक ऑर्डर उसके द्वारा प्लेस करने पे हमारे 200 रुपए लग जाते हैं। ये कौन से खर्चे हैं? ये वो खर्चे हैं जो कंपनी में नॉर्मली होते हैं। भाई बिल इशू करना है, मेमो बनाना है, रिसीट लेनी है ना, तो ये सारे खर्चे 200 रुपए पर ऑर्डर, पर परचेज ऑर्डर। मुझे बताओ, ऊपर दिया गया था नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और नीचे दिया गया है कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर। क्या लगता है आपको, अगर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर को कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या कस्टमर वाइज ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट आ जाएगी?
यस और नो? हाँ, आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, खर्चों को हमने कैसे निकाल दिया? कस्टमर वाइज। ध्यान देना जरा बात पर, खर्चे कैसे निकल रहे हैं? कस्टमर वाइज, तभी तो निकलेगा प्रॉफिट कस्टमर वाइज। आगे बढ़ गए, कस्टमर विजिट। कस्टमर विजिट कॉस्ट ₹300 पर ईच विजिट, यानी कस्टमर जब हमारी दुकान पर एक बार विजिट करता है ना, तो हमें 300 रुपए खर्चा होता है। ये खर्चा कौन सा है भाई? कस्टमर जब दुकान पे आता है ना, तो चाय पानी, रसोगुल्ला, समोसा, समझ गए, फालूदा, कुछ ना कुछ तो खिलाओगे ना उसको आप, खर्चा होगा आपका। तो ये वही वाला खर्चा है। अच्छा, यहां पे दे रखा है आपको 300 रुपए पर विजिट कॉस्ट है, और यहां पे दे रखा है नंबर ऑफ कस्टमर विजिट। क्या लगता है आपको, अगर मैं नंबर ऑफ कस्टमर विजिट को मल्टीप्लाई कर दूं कॉस्ट पर विजिट से, तो क्या कस्टमर विजिट कॉस्ट आ जाएगी कस्टमर वाइज? आराम से आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिलीवरीज कॉस्ट, डिलीवरीज एक्टिविटी। क्या दे रखा है? ₹4 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड, यानी गाड़ी जब 1 किलोमीटर चलती है तो 4 रुपए का खर्चा आता है। चलती है 1 किलोमीटर। अब जरा ध्यान देना, यहां पे दे रखा है आपको नंबर ऑफ डिलीवरीज, और उसी के नीचे दे रखा है किलोमीटर ट्रेवल्ड पर डिलीवरी। तो क्या लगता है आपको, नंबर ऑफ डिलीवरी मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर डिलीवरी मल्टीप्लाइड बाई ₹4 पर किलोमीटर कर दूंगा, तो क्या डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगी कस्टमर वाइज? आंसर इज यस। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट हैंडलिंग एक्टिविटी। क्या दिया, कितना खर्चा है? ₹2 पर केस सोल्ड, यानी कि अगर एक केस, एक बॉक्स बेचे तो कितना खर्चा आता है? 2 रुपए का। ये खर्चा कौन सा है? प्रोडक्ट को हैंडल करने का खर्चा। अच्छा, यहां पर मुझे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दी हुई है। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ₹2 पर यूनिट से, यानी ₹2 पर केस सोल्ड से, तो क्या प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट नहीं आ जाएगी? आ जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्विक डिलीवरीज। कितना खर्चा? ₹100 पर सच डिलीवरी। जब भी क्विक डिलीवरी करनी पड़ती है, एक डिलीवरी करने पर 100 रुपए खर्चा आता है। अच्छा, यहां पे दे रखा है हमें नंबर ऑफ क्विक डिलीवरीज, और नीचे दे रखा है एक क्विक डिलीवरी करने पर आने वाला खर्चा। क्या लगता है आपको, अगर मैं नंबर ऑफ क्विक डिलीवरीज को मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो क्या क्विक डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या आपके मन में आंसर बन गया? क्या आपको बात समझ में आने लगी क्या, कि हाँ सर, तो बड़ा सिंपल है। टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज, 45 रुपए था ना, कॉस्ट ऑफ परचेज 45 भी था, एक बार कंफर्म कर लेते, यस 45 भी था। तो आंसर बन रहा है टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट माइनस कस्टमर विजिट कॉस्ट माइनस डिलीवरीज कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट माइनस एक्सपीडिएटेड डिलीवरीज कॉस्ट। सर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ऐसे तो? हाँ, वही तो निकालना है हमें रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या करना है? कमेंट बाजी करनी है जी, बताना है बस कि डी और सी के कंपेयर करें तो कौन सा वाला अच्छा है। अच्छा जी, आपको अब मैं दिखाता हूं क्वेश्चन पेपर में दिए गए सॉल्यूशन को। आपके इस क्वेश्चन पेपर में जब आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर दिया था, तो उसके सॉल्यूशन को मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, यहां पर इन्होंने एक वर्किंग नोट बनाया है, जहां पर ये निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिस्काउंट दिखा रहे हैं, रेवेन्यू दिखा रहे हैं, ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट, कस्टमर विजिट कॉस्ट, देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट, उसके बाद डिलीवरी व्हीकल ट्रेवल कॉस्ट, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सपीडिएटिंग डिलीवरीज एंड टोटल ऑपरेटिंग इनकम। तो ये आपका आंसर है आईसीआई का। आपको लग रहा है कि ये आंसर में कुछ लेंदी है? मुझे लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जाम में इसे कैसे करना चाहिए था। तो ये रहा जी आंसर, ये है जी आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2A का। मैंने सिंपल क्या बनाया, स्टेटमेंट शोइंग कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। क्वेश्चन ने मुझे निकालने के लिए बोला था, मैंने बनाई टेबल A B C D E, 5 कस्टमर। अच्छा, सब मैंने क्या करा, टोटल सेल्स माइनस परचेज कॉस्ट माइनस ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट माइनस कस्टमर विजिट कॉस्ट माइनस डिलीवरी कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट माइनस एक्सपीडिएटेड डिलीवरी कॉस्ट, और क्या आ गई मेरी ऑपरेटिंग इनकम, निकल के आ गई मेरी ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, रही बात इस अमाउंट की, तो भाई साहब अमाउंट तो आप निकाल ही लोगे ना, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। देखो यहां पे लिख भी दिया मैंने कि सेल निकालने के लिए हमने क्या किया है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट।
हमने परचेज कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 45 करा। आपके मन में सवाल आना चाहिए, डाउट आना चाहिए कि सर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने? परचेज तो परचेज से मल्टीप्लाई होना चाहिए था ना। हाँ, बिल्कुल सही डाउट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो हमने ये मान लिया कि जितने बेचे थे उतने ही खरीदे थे। ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ₹200 पर ऑर्डर। कुल मिलाकर वही सारी बातें जो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त मैंने आपको समझाई थी, वो सारी बातें मैंने यहां पर आपको लिख के दी है। अब मैं बात करता हूं, देखो बात समझ में आ गई आपको कि कैसे बनेगा सॉल्यूशन? आराम से कर लोगे, सिंपल है यार। अब बात करते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आईसीआई ने जो आंसर दिया है, यह आईसीआई का आंसर, आईसीआई ने जो आंसर दिया है ये थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और हमें एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना है। तो आपको एग्जाम में बस ये लिखना, ये बनाना था बस रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर, सिर्फ इतना जो मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, बस इतना। अच्छा, नीचे मैंने ये लिखा है सेल्स ऐसे निकाली, परचेज कॉस्ट ऐसे निकाली, ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट ऐसे निकाली, कस्टमर विजिट कॉस्ट ऐसे निकाली, ये कैसे कैसे निकाली वो मैंने लिखा है। क्या इसे एग्जाम में लिखना है? नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कैलकुलेशन करोगे। अच्छा, यहां पे मैंने कहीं पर भी लिखा है क्या कि नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय इतना, कुछ भी लिखा है क्या? मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या उसको लिखने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है भाई। जब कैलकुलेटर आपको आईसी ने अलाउ कर रखा है तो आपको जो अमाउंट कैलसी पे आप निकाल सकते हैं उस अमाउंट को लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आपका पेपर चेक कर रहा होगा ना, वो सिंपली क्या करेगा, आखिरी में आपका आंसर मैच करेगा। सबसे पहले वो ये काम करेगा, आपका आंसर मैच करेगा। अगर आपकी ऑपरेटिंग इनकम उसके पास जो आंसर है उससे मैच कर गई ना, मान लो किला फतेह हो गया, जंग जीत गए आप, अब वो ज्यादा कुछ नहीं देखेगा, आपको नंबर देगा, आगे चलता बढ़ेगा। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये जो आईसीआई का आंसर है, इस आंसर के अंदर तो ये डिस्काउंट भी दिखा रहे हैं और ये आंसर के अंदर तो सर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला हेडिंग वेडिंग दे रहे हैं, ऐसा क्यों? जब सजेस्टेड आंसर बनाता है आईसीआई, वो बनाता है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो समझ सके कि कौन सी फिगर कहां से आई, यानी वो जानबूझकर अपने आंसर को इलेबोरेट करता है ताकि आपको समझ में आए, आपके फायदे के लिए ऐसा किया जाता है। बट एग्जाम में इतना इलेबोरेट करके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेपर चेक करने वाले व्यक्ति समझ जाएगा जब आप फिगर को मैच करेगा कि भाई बच्चे को आता ही सवाल। तो आपको सिर्फ इतना लिखना था और कहानी हो गई थी खत्म। समझ में आ गई बात? एग्जाम में कितना लिखना है यह भी पता होना चाहिए। फालतू के वर्किंग नोट आपका समय खराब कर देंगे, जिनकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वर्किंग नोट के बेस पर मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स मिलते हैं फाइनल आंसर के बेस पर। सबसे पहले पेपर चेक करने वाला व्यक्ति आपका फाइनल आंसर चेक करता है, कंपेयर करता है। अगर आपका आंसर उसको दिए गए सजेस्टेड आंसर से मैच कर गया तो किला फतेह हो गया, नंबर मिल गए, मजा आ गया। तो आपको वर्किंग नोट सिर्फ वही बनाने हैं जिसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो। फालतू के वर्किंग नोट अवॉइड करो। तो ये थी आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब बात करते हैं जी रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको बात समझ में आ गई ये वाली कि एग्जाम के अंदर लिखना कितना है, लिखना कैसे है, क्या चीज नहीं लिखनी, ठीक है। अब बात करते हैं, कंपेयर करना है रिक्वायरमेंट नंबर 2, डी को सी से कंपेयर करना है। तो डी को सी से कंपेयर करना है, तो पहले बात करेंगे इसकी, उसके बाद ई को ए से कंपेयर करना है, फिर बात करेंगे ई को ए से कंपेयर करने की। अब देखना, जो बात मैं यहां पे करूंगा ना कंपैरिजन वाली, इसी बात को लिखना था बस। ये रहा आपका सी और ये रहा आपका डी। तो पहले डी को सी से कंपेयर कर लेते हैं। कुल मिला के दोनों के बीच में क्या करना है हमें, कंपैरिजन। सबसे पहले बताओ किसकी इनकम ज्यादा है, मतलब किससे कंपनी ज्यादा इनकम कमा रही है। तो भाई साहब डी से कमा रही है 1,04,000 और सी से कमा रही है 1,03,600 रुपए। ये क्या है, जो ये इनकम कमा रही है सी से और डी से। तो पहला कंपैरिजन ये हो गया। और क्या कमेंट हो गया कि डी इज मोर प्रॉफिटेबल एज कंपेयर टू मिस्टर सी। कंपैरिजन नंबर 2, आइए देखते हैं डी 54 रुपए के माल को इसने कितने में खरीदा, 50.20 के अंदर। और सी ने 54 रुपए के माल को कितने में खरीदा, 49 रुपए के अंदर। अच्छा, कम प्राइस किसका है, कम प्राइस है सी का। इसका मतलब क्या है, सी ने ज्यादा डिस्काउंट लिया है। तो यहां पे लिख दो सी का डिस्काउंट ज्यादा है, इसका डिस्काउंट कम है। एक पॉइंट हो गया ये कंपैरिजन का। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं खर्चों की। तो क्या करना है आपको, इन सारे खर्चों को ऐड करना है
और इन सारे खर्चों को ऐड करना है। जब आप इन सारे खर्चों को ऐड करोगे ना, जैसे डी में 10,000, 1200, 6400 और 76,000, तो बेसिकली ये क्या है आपके, ये आपके हैं कस्टमर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कस्टमर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो डी का करो टोटल, यहां पे लिख लो, और सी का करो टोटल और यहां पे लिख लो, और बस क्या बता देना आपको कि किसके ऊपर कंपनी ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्च कर रही है, यानी किस कस्टमर, कौन सा कस्टमर ज्यादा पैसे कंपनी के खर्च करवा रहा है। तो इन 3 पॉइंट के ऊपर मैंने डी और सी को कंपेयर किया। तो क्या आप ई और ए को इन 3 पॉइंट पे कंपेयर नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। ई, भाई साहब लॉस कमा के दे रहा है ये तो, यानी कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि ई कस्टमर को नमस्ते कर दें कि आप किसी और दुकान से माल खरीद लीजिए, आपको माल बेचकर हमें मुनाफा नहीं होता, हमें लॉस होता है, और हमने बिजनेस मुनाफा कमाने के लिए खोला था। दूसरा पॉइंट है डिस्काउंट का। आइए चेक कर लेते हैं। ई लेता है 48 रुपए 60 पैसे में और ए लेता है 54 रुपए में। भाई साहब ई तो बड़ा ही बेकार आदमी है, इतना डिस्काउंट मांगता है यार, और ए 54 रुपए पे लेकर चला गया। ए कितना अच्छा आदमी है, देख रहे हो आप। उसके बाद बात करनी है नंबर 3 खर्चों की। तो ये सारे खर्चे ऐड कर लो ए के, और ये सारे खर्चे ऐड कर लो सी के, ई के। खर्चों को ऐड कर लो, खर्चों के बेस पे कंपैरिजन कर लो कि ई में ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू ए। खत्म बात। जो बातें मैंने आपको वर्बली बताई, इसी बात को बस कमेंट के तौर पे लिख देना था, रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर हो जाना था। तो भाई साहब ये था क्वेश्चन नंबर 2A जो आपका एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। बहुत सारी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ। यहां पे मेरा पर्पस है आपको यह बात समझाना कि एग्जाम में कैसे हम क्वेश्चंस को फटाफट कर सकते हैं टाइम को बचाकर। देखो क्वेश्चन नंबर 2B कितने का है जी? 10 नंबर का। अच्छा 2A कितने का था जी? वो भी 10 नंबर का ही था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2A से हमने क्या सीखा? कि कस्टमर को ना बोलना कई बार जरूरी होता है। कुछ कस्टमर बहुत जान खाते हैं, ऐसे कस्टमर्स को बैंक नमस्ते कर देता है कि भाई साहब हमें आप कस्टमर के रूप में नहीं चाहिए हो। तो धीरे धीरे आपको पता लग रहा होगा बिजनेस सेंस। कल को जब आप आएंगे ना सीए फाइनल के अंदर, तो वहां पे आपको और डिटेल के अंदर ये बात समझाऊंगा मैं कि आखिर बिजनेस चलता कैसे है, ओनर सोचता कैसे है, कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, बहुत सारी बातें। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। पहले क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। इस लाइन को पढ़ते ही समझ में आ गया यार ये तो ओवरहेड चैप्टर से आया है, हमें क्या निकालना है? अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ ओवरहेड। अच्छा दूसरा, टू गिव द वेज ऑफ ट्रीटिंग इट इन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा कॉस्ट में इसको ट्रीट कैसे करते हैं अनएब्जॉर्ब्ड को, इसके बारे में बताना है। तीसरा, टू अपोर्शन अनएब्जॉर्ब्ड यानी कि अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ओवर द आइटम्स। अरे यार ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिमिलर क्वेश्चन है, सर के स्टडी मैट में भी किया था मैंने, और ये तो आईसीआई के स्टडी मैट में भी है, ये तो आराम से हो जाएगा। तो देखा आपने, रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जल सकती है, आपके मन में भरपूर कॉन्फिडेंस आ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। ABS Enterprises produces a product and adopts the policy to recover fixed factory overhead applying blanket rate based on machine hour। कुल मिला के क्या बोल रही है पहली लाइन? कि ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। अच्छा जी, द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द ऑफ द कंसर्न रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहला गिवन है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 10,35,000 रुपए। ये क्या है? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी इतना खर्चा ओवरहेड का होना चाहिए था, इन्होंने ऐसा शुरू में सोचा था। बजटेड मशीन आवर्स 90,000 रुपीज में नहीं है ये, बजटेड मशीन आवर्स 90,000। तो 90,000 घंटे पूरे साल में काम होगा, ऐसा इन्होंने शुरू में सोचा था। क्या लगता है आपको इन दोनों इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके क्या मैं ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल सकता हूं? कमेंट करके बताओ। हाँ निकाल सकता हूं। फॉर्मूला क्या है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड मशीन आवर्स। 10,35,000 डिवाइड बाई 90,000 आवर्स। निकालो जरा कितना आ रहा है? ये आ रहा है 11.5 पर आवर, यानी कि जब 1 घंटा मशीन चलेगी तो हम मानेंगे 11.5 रुपए खर्च हो गए हैं हमारे। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड। मशीन ने एक्चुअल में कितना काम किया?
मशीन ने एक्चुअल में 45,000 घंटे काम किया। अच्छा, क्या लगता है आपको 45,000 घंटों को अगर मैं 11.5 रुपए से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ ओवरहेड रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। रिकवर्ड, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अभी तो आपने बोला था कि 1 घंटे मशीन चलेगी तो हम ऐसा मान लेंगे कि 11.5 रुपए खर्च हो गए। हाँ भाई, खर्च हो गए मतलब कस्टमर से रिकवरी करनी है ना। अगर आपने प्रोडक्शन किया, मशीन चालू हुई, मशीन में 11.5 खर्च हो गए तो 11.5 किससे वापस आएंगे? कस्टमर से वापस आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? रिकवर्ड। तो 45,000 गुना 11.5, ये क्या बन जाएगा आपका? अमाउंट ऑफ ओवरहेड रिकवर्ड। फिर दे रखा है आपको एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 880। अच्छा, ऊपर वाला फिगर क्या था? 45,000 गुना 11.5, कितना खर्चा रिकवर किया। अब क्या पता लग रहा है कितना खर्चा हुआ? दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। सिंपल सी बात है। उसके बाद दे रखा है आपको प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या चीज जुड़ी हुई है। नंबर 1, पेड टू वर्कर एज पर कोर्ट ऑर्डर, वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक पीरियड, स्टोर्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर बुक्ड इन करंट ईयर। कुल मिलाकर वो चारों खर्चे ओवरहेड के जो कि एबनॉर्मल इन नेचर है। और आपको बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि एक्चुअल ओवरहेड में से इन सब एबनॉर्मल खर्चों को माइनस कर देंगे और बचे हुए अमाउंट को क्या मानेंगे हम? एक्चुअल ओवरहेड। और उसके वजह से क्या निकालेंगे हम? अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। फिर क्वेश्चन में नीचे दिया गया है कि प्रोडक्शन फिनिश गुड्स कितना बनाया गया? 30,000 यूनिट्स। सेल ऑफ फिनिश गुड्स बेचा कितना गया? 27,000 यूनिट्स। क्या लगता है आपको 3,000 यूनिट्स कहां चले गए? भाई साहब वो स्टॉक के रूप में बचे हुए हैं। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है? 3,000 यूनिट्स का। बात समझ में आ रही है? The analysis of cost information reveals that 1/3 of under absorption of overhead was due to defective production planning and balance was attributable to increase in cost. यानी कि जो भी हमारा अनएब्सॉर्ब्ड अमाउंट आएगा उसका 1/3 क्या है? डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से हुआ है। तो ये कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में लॉस के रूप में चार्ज कर देंगे। भाई हमारी गलती है, प्रोडक्शन प्लानिंग करने में गड़बड़ी कर दी हमने, तो ये खर्चा कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे। कैसे? लॉस मानकर। और बाकी जो बच गया 2/3 वो कहां जाएगा? तो उसने बोला 2/3 से आप कॉस्ट को बढ़ा देना। किसकी कॉस्ट को? तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सिंपल सी बात है। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका आंसर। ये रहा जी आंसर, ये है इसका आंसर। देखिए रिक्वायरमेंट नंबर 1, ये क्या है आपका? 880 एक्चुअल इनकट। इसमें चारों अमाउंट माइनस कर दिए, क्या आ गया आपका? 751,500। इसे क्या मानेंगे हम? एक्चुअल ओवरहेड इनकट फॉर द पर्पज ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। अच्छा, रिकवर कितना किया? 45,000 गुना 11.5, कितना अमाउंट है? 517,500। अच्छा अब सुनो ध्यान से, खर्च कितना किया? 751,500। कस्टमर से रिकवर कितना किया? 517,500। इसका मतलब है कस्टमर से कुछ कम रिकवर किया है। हाँ, यानी खर्च ज्यादा हो गया है, कस्टमर से रिकवरी कम हुई है। हाँ, मतलब लॉस हो गया है। हाँ भाई हाँ। तो कितना है लॉस? 2,34,000। डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 1, बात खत्म। इसके बाद है रिक्वायरमेंट नंबर 2। 234 के अंदर 1/3, 234 का 1/3 यानी कि 78,000 कहां पे चार्ज होगा? कॉस्टिंग पीएल के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग था, ये एबनॉर्मल है, ये लॉस है ये। बाकी जो बच गया 2/3 कितना? 156। इसको किसे बांटेंगे हम? एक तो कॉस्ट ऑफ सेल से बांटेंगे और एक कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड से बांटेंगे। अच्छा, कितनी यूनिट सेल करी? 27,000 यूनिट्स हमने सेल करी है। कितनी यूनिट का स्टॉक बचा है? 3,000 का स्टॉक बचा है। अच्छा, इस खर्चे को बांटने के लिए क्या निकालते हैं हम? सप्लीमेंट्री रेट। कैसे निकालते हैं हम? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट कितनी है? 30,000। कौन सी वाली? जो बनाई है। तो 156 डिवाइड बाई 30,000 यूनिट्स, तो 5 रुपए 20 पैसे क्या आ गया? सप्लीमेंट्री रेट। यानी कि इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 से और 27,000 से, और ये अमाउंट आ गया आपका 15,600 और 1,40,400। यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में 1,40,400 रुपए ऐड कर देंगे, फिनिश गुड्स की कॉस्ट में 15,600 रुपए ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात? ये था आपका रिक्वायरमेंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2B का रिक्वायरमेंट नंबर 3। कैसा लगा इस क्वेश्चन को समझना? अब कुछ खास बातें एग्जाम के अंदर आप देखो, यहां पर आंसर देखो जरा। देखो यहां पर आंसर देखो आप। इस आंसर के अंदर
जो लाइंस है ना बड़ी बड़ी है, जैसे बैलेंस ऑफ अंडर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय अप्लाइंग सप्लीमेंट्री रेट। इस लाइन को आप अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे सिर्फ लिख देते अपॉर्शनमेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, तो भी काम बन जाता। दोबारा से इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्यों? नीचे लिखा हुआ तो है। जब यूनिट्स हमने यहां पे लिख ली तो फिर यहां पर यूनिट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आईसीआई ने जो आंसर लिखा है आपको समझाने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए डिटेल में लिखा हुआ होता है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, जो कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं उसका वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्किंग नोट तभी बनाओ जब क्वेश्चन मुंह से बोल दे कि वर्किंग नोट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर, तब तो बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, या फिर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर पाना पॉसिबल ना हो, ऐसे में क्या बनेगा? वर्किंग नोट। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहां पर खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट पढ़ के और बी पार्ट पढ़ के क्या बात समझ में आई? बात नंबर 1, एग्जाम में फालतू के वर्किंग नोट नहीं बनाने हैं। बात नंबर 2, जो कैलसी पे कैलकुलेट हो गया उसका कतई नहीं बनाना वर्किंग नोट। बात नंबर 3, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई करेंगे चैप्टर एंड रिलेवेंट कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कॉपी के अंदर सॉल्व करने से पहले एक बार माइंड में सॉल्व कर लेंगे। आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो, मैंने पहले यही किया। आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए समझाते हुए मैं ये बता रहा था कि पहले आपको आंसर को माइंड में क्लिक करना है, पिक्चर बनानी है पूरी की पूरी कि अच्छा ये निकालना है, अच्छा ये चाहिए होगा यहां से निकल आएगा, अच्छा वो चाहिए होगा वहां से निकल आएगा, अच्छा वो चाहिए होगा वहां से निकल आएगा, और हाँ आंसर आ गया। तो आंसर कॉपी पर लिखने से पहले माइंड में उसकी एक पिक्चर बनानी होगी, एक प्रोसेस आपको सेट करना होगा। हालांकि इस काम को करने में आपको टाइम लगेगा। ध्यान देना, 10 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 18 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट? 18 मिनट। अब जरा ध्यान देना, जो ये आंसर आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इस आंसर को आंसर कॉपी में लिखने में कितना समय लगेगा आपको? मान लेता हूं 10 मिनट। कितना? 10 मिनट मैंने मान लिया इसके ऊपर। अच्छा जी, और जो कमेंट मैंने आपको लिखने के लिए बोले, मान लो 3-4 मिनट लग गए आपको। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको 13-14 मिनट मैंने माना है, हालांकि आपको इससे भी कम समय लगेगा। आप पे कितना टाइम बचा? 4 मिनट। ये किस लिए होता है? क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर की इमेज मन में बनाओ, मन में तय करो पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद आंसर को आंसर कॉपी पे लिखो। तो उम्मीद करता हूं ये एपिसोड नंबर 2 आपको अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने एपिसोड नंबर 1 में बोला था कि इन एपिसोड्स को हम छोटा रखेंगे ताकि आप अपने उस समय पर इस वीडियो को देखें जो समय आपका लेस प्रोडक्टिव है, ताकि उस लेस प्रोडक्टिव टाइम को भी आप प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर दें। उम्मीद करता हूं कि इतना डिटेल में समझना कि एग्जाम में कितना लिखना है, क्या लिखना है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, सॉल्व कैसे करना है, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के संग भी शेयर करें जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो से आपके उन दोस्तों को भी फायदा होने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड नंबर 3 के अंदर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।